नमस्कार। संडे सत्संग में आपका स्वागत है। 1 तारीख 2 बजे। आज संडे सत्संग में शुरुआत राष्ट्रवाद की बात से। हालांकि फोकस है हमारा राष्ट्रवाद पे नहीं, राष्ट्र में हो रही किसान संसद पे। जब देश में कृषि मंत्री कहते हैं कि किसानों की संसद निरर्थक है, तो उस पे चर्चा करना जरूरी हो जाता है। लेकिन पिछले हफ्ते में एक दो और घटनाएं हैं जो सबके दिलो दिमाग पे छाई रही। देश में असम और मिजोरम की सरकार एक दूसरे से लड़ाई में जुटी है। ये लड़ाई शब्दों की लड़ाई नहीं है, सिर्फ चिट्ठी की लड़ाई नहीं है, गोली बंदूक की लड़ाई है। असम और मिजोरम में बॉर्डर डिस्प्यूट है, पुराना है, नया नहीं है, बहुत पहले समय से चला आ रहा है। लेकिन हालात यहां तक पहुंचे कि गोलियां चली, आसाम पुलिस के 6 जवान शहीद हुए। ये देश के अंदर कोई विदेशी तत्व नहीं कर रहा है, कोई मिलिटेंट नहीं है, कोई टेररिस्ट नहीं है। एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य की पुलिस पे गोली चला रही है नहीं अद्भुत? और ये दोनों राज्यों में उन पार्टियों की सरकार है जो केंद्र की सरकार की पार्टी के साथ जुड़ी हुई है। असम में बीजेपी की सरकार है और उधर मिजोरम में एमएनएफ की सरकार है जो कि एनडीए का हिस्सा है। ऐसे में राष्ट्रवादी सरकार की क्या जिम्मेवारी होनी चाहिए? तत्काल रोके, इंटरवीन करे। सरकार के पास तमाम इमरजेंसी पावर है, संविधान में ताकत इसीलिए दी गई है इस तरह की चीजों को रोकने की। अगर ये एनडीए नहीं, कांग्रेस की सरकार होती, किसी दूसरी सपा राजद की सरकार होती, तो क्या कहा जाता? अराजकता, आर्टिकल 356 लगाने की जरूरत, सरकार को भंग कीजिए, संविधान की टूटने की स्थिति आ गई। ऐसी कुछ बात सुनी आपने? प्रधानमंत्री गृह मंत्री को एक्टिव होते देखा आपने? वहां जाके रोकते हुए देखा आपने? और हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं, बहुत छोटा महसूस होता है। उससे भी ज्यादा छोटा तब महसूस होता है जब पता लगता है कि देश के बड़े बड़े लोगों पर जासूसी करने का काम एक विदेशी एजेंसी को दिया गया है। ये पेगासस का जो मामला है, ये यही है। ये मत समझिए कि भारत सरकार ने किसी विदेशी इजराइल की कंपनी से कोई सॉफ्टवेयर खरीद लिया था जिसके आधार पे वो जासूसी कर रही थी। वो भी बड़ा खतरनाक काम है। आप देश के चीफ जस्टिस की जासूसी कर रहे हैं, पत्रकारों की जासूसी कर रहे हैं, ऑपोजिशन लीडर्स की जासूसी कर रहे हैं, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की जासूसी कर रहे हैं। ये सब बिना किसी संवैधानिक परमिशन के। ये तो बुरा था ही था। इससे भी बुरी बात यह है कि जासूसी भारत सरकार नहीं कर रही थी। ये सॉफ्टवेयर पेगासस कंपनी का ऐसा है कि वो आपको सॉफ्टवेयर देती नहीं है। वो कहती है कि आप खुद जासूसी नहीं करेंगे, आप हमें फ़ोन नंबर दे दीजिए। जासूसी करके उसके सारे जो डेटा है, यानी कि उस फ़ोन की सारी जो फुटेज है, वीडियो है, सब चीज़ें हम आपको दे देंगे। सॉफ्टवेयर हमारा रहेगा। तो भारत सरकार के आदेश पर भारत सरकार के बड़े-बड़े अफ़सरों, आईपीएस ऑफ़िसर, ये जो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर बने, ये भी इसमें शामिल थे। खुद जो आज आईटी मिनिस्टर संसद में खड़े होकर इसके डिफेंड करते हैं, वो खुद वैष्णव जी इसके अंदर शामिल थे। तो भारत सरकार जनता के पैसे से सरकार के बड़े लोगों, यहां तक कि न्यायाधीश, देश के मुख्य न्यायाधीश की जासूसी करवा रही है। और जासूसी एक विदेशी कंपनी से करवा रही है। शर्म नहीं आती? किसी भी देश में किसी भी राष्ट्रभक्त का खून खौलेगा ये सुन के। फ्रांस को पता लगा है कि उनके राष्ट्रपति की जासूसी हो रही थी। फ्रेंच सरकार ने तुरंत इसकी जांच की है, जांच ऑर्डर की और कहा है किसी को नहीं छोड़ेंगे, हमारे राष्ट्रपति पे जासूसी करवाते हैं। खुद इजराइल सरकार कह रही है, अच्छा हमारे तहत ऐसा हो रहा था, हम कंपनी पे छापा मारेंगे, देखेंगे कंपनी कहीं इसका बेजा इस्तेमाल तो नहीं कर रही थी। और भारत सरकार चुप है, तटस्थ है, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, सब चंगा सी। बाकी सब चीजों को भूल जाइए। राष्ट्रवादी के नाते कैसा महसूस होता है आपको? कम से कम मुझे तो शर्म आती है। कैसा ढोंग पाखंड हो रहा है। खैर, इस नकारात्मकता से उभरने के लिए आपको एक सुंदर बात सुनाते हैं। 1 तारीख 2 बजे 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 2 बजे
ये हमारी सांसद हैं, किसान सांसद, जो कि हमारे देश की संसद के नजदीक चल रही किसान संसद में बोल रहे हैं। 22 तारीख से किसान संसद शुरू हुई थी और 26 तारीख को जब हमारे आंदोलन के पूरे 8 महीने हुए थे, उस दिन एक विशेष महिला सांसद संसद का आयोजन किया गया, जिसके अंदर महिलाएं बोल रही हैं। उसकी एक वानगी, उसका एक नमूना आपके सामने पेश कर रहे हैं। ये छोटा सा वीडियो है जिसमें एक सांसद बोल रही है हमारे देश में किसानों की अवस्था के बारे में। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा स्पीकर महोदय को मैं नमस्कार करती हूँ। और क्यों ये निरर्थक नहीं है। इसे निरर्थक कहने वालों के बारे में कुछ मैं आपको बताऊंगा। ये वीडियो जब शुरू हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा। स्पीकर महोदय को मैं नमस्कार करती हूँ। मेरा स्पीकर महोदय से एक क्वेश्चन है और कृषि मंत्री जी से भी। जब कोरोना काल था, सारी दुनिया इतनी परेशान थी, तो कौन सी इतनी जल्दी थी कि उस टाइम पे ये तीनों बिल पास कर दिया आपने? और जो किसान उस कोरोना से भी जूझ रहा था और अपनी खेती में भी काम कर रहा था और उसके सिर पे बनती है, कौन सी इतनी जरूरी थी कि ये जो काल था उसमें आपने काम नहीं किया, जनता की रक्षा नहीं की और ऊपर से एक मार और उसको मार दी? मैं चाहती हूँ कि आप ये तीनों कानून वापस लीजिए और जो हमारे किसान भाई बहन परेशान है उनका दुख दूर कीजिए। धन्यवाद। स्पीकर महोदय, हमारे देश के कृषि मंत्री माननीय नरेंद्र तोमर जी कहते हैं कि ये सब जो एक्सरसाइज है निरर्थक है। वैसे जब देश का कृषि मंत्री कहे कि किसानों की संसद निरर्थक है, इसका मतलब है मामला कुछ तो सार्थक है, कुछ तो काम का काम हो रहा है, कुछ तो घबराए हैं, कुछ तो चिंतित हैं इस चीज से। चिंतित का माजरा ये था कि जब वो 200 किसान पहले दिन संसद करने आए तो दिल्ली के 30,000 पुलिस के लोग वहां खड़े थे। इतना घबराए थे, इतना डरे हुए थे। डरे इसलिए नहीं कि हमारे पास कोई लाठी हथियार था, कुछ भी था, पूरी जांच करके आए थे, अनुशासन के साथ आई कार्ड लगा के आए थे। डरे इसलिए थे कि इनके पीछे लाखों किसान हैं, पता नहीं कौन कब क्या कर दे। तो वैसे मंत्री जी बयान देते हैं, इसका मतलब है कि किसान संसद तो सार्थक हो गई, लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ है। हमने किसान संसद शुरू करते समय कहा था कि 3 बड़े काम हैं जो हम यहाँ करने के लिए आ रहे हैं। वो तीनों काम कैसे हुए हैं उसकी रिपोर्ट मैं आपको देना चाहता हूँ। हमने कहा था कि पहला काम हमारा ये है कि यहाँ दिल्ली के दिल में आके दस्तक देके संसद को जरा याद दिला दें कि किसान हैं, किसान गए नहीं हैं, खत्म नहीं हो गए, अंतर ध्यान नहीं हो गए, उड़ नहीं गए, भग नहीं गए, डर नहीं गए, यहाँ हैं। और आपने देखा होगा मीडिया में सब जगह लोगों ने नोटिस किया और पहली बार कुछ महसूस हुआ कि हाँ भाई किसान वापस हैं, किसान यहाँ से गए नहीं हैं। नोटिस हुआ और संसद के भीतर भी नोटिस हुआ। संसद के भीतर रोज रोज के साथ इस सवाल को उठाया गया। इसकी प्रतिध्वनि संसद के नजदीक खड़े होके ऊंचा ऊंचा बोलने से शायद कुछ आवाज तो संसद तक पहुंची है, मीडिया के माध्यम से पहुंची है। और जब नरेंद्र तोमर जी कहते हैं, इस पर टिप्पणी करते हैं, इसका मतलब है आवाज तो हमारी पहुंच गई। तो पहला काम तो हमारा पूरा हो गया। दूसरा, हमने कहा था कि हम यहाँ निगरानी करने आए हैं कि संसदों को जो व्हिप जारी किया था उसका क्या हुआ। आपको ध्यान है ना, पहली बार देश के इतिहास में आम नागरिक ने एक व्हिप जारी किया। व्हिप मतलब जो आदेश जारी किया जाता है, आमतौर पर पार्टी के लीडर पार्टी के सांसदों को व्हिप जारी करते हैं कि तुम फला तारीख को आओगे, फला के पक्ष में वोट डालोगे, ऐसा करोगे, वो करोगे, नहीं करोगे। सांसदों ने व्हिप जारी किया था, कहा था कि आप संसद में मौजूद रहेंगे और केवल किसान के दुख दर्द के सवाल पे, किसानों के कानून के सवाल पर बोलेंगे, इसके अलावा कोई चर्चा नहीं करेंगे। और जब भी किसानों के बिल की बात आएगी उसके बारे में आप उसके पक्ष में खड़े होंगे, किसानों के पक्ष में खड़े होंगे, इन कानूनों के खिलाफ खड़े होंगे। 100% तो ये नहीं हुआ, पहला प्रयोग था, लेकिन देखिए राहुल गांधी को भी ट्रैक्टर चलाना आ गया,
वो भी आ गए, कांग्रेस के नेताओं को जेल जाना आ गया, सारे खड़े होकर संसद में बोलने लग गए। इन कानूनों को काला कानून अपोजिशन ने ऑफिशियली भी कहना शुरू कर दिया। तो विप का असर हो रहा है, उसकी निगरानी हम कर रहे हैं 22 तारीख से। और तीसरा काम मैंने कहा था, हम यहाँ पे आए हैं इसलिए ताकि सरकार जो पिछले 8 महीने से कह रही है, भाई ये किसान बताते नहीं कि क्यों परेशान है, इन 3 कानूनों में आखिर काला क्या है। कितनी मासूमियत से कहते हैं मंत्री जी। हमने बताया कि भाई पहली बार जब हमारी मीटिंग हुई थी, 1 दिसंबर को भी जब मीटिंग हुई थी, तब भी हमने स्पष्ट रूप से गिनवाया था कि क्या-क्या कमियां हैं। लेकिन वो बंद कमरे में था। सरकार बाहर आके कहती है किसानों ने तो बताया ही नहीं, हमें अभी तक पता ही नहीं कि क्यों 3 कानूनों को काला कानून बताते हैं। इसलिए हमने कहा कि हम जरा ये भी गिनवा दें। ये बताने के लिए हम आए हैं कि हम इन कानूनों के खिलाफ क्यों हैं। आप सुनिए एक और किसान की बानगी, और फिर मैं आपको गिनवाऊंगा कि हमारे यहाँ पे क्या प्रस्ताव पारित हुए हैं और उन प्रस्तावों में कितनी जगह पे हमने गिनवाया है कि भाई क्या-क्या दिक्कतें हैं, ताकि सरकार कम से कम आगे से कहना तो बंद करे कि किसान बताते नहीं हैं कि उन्हें क्या दिक्कत है। आप सुनिए एक किसान, हमारे एक साथी की बानगी। रोज किसान आ रहे हैं, रोज इस किसान संसद में आने के लिए इतनी जिसे कहते हैं मार है, यानी कि लोग कह रहे हैं भाई मेरा नंबर जरूर आना चाहिए, आज हमारा नंबर क्यों नहीं आया, 3 नहीं 5 लोग आने चाहिए। जगह जगह से आ रहे हैं, केरला से, कर्नाटका से, तमिलनाडु, तमिलनाडु से तो अभी 1000 किसान आ रहे हैं कल परसों। देश के हर कोने से किसान आ रहे हैं, इस ऐतिहासिक अवसर पर अपनी आवाज दर्ज करवाने के लिए आ रहे हैं। जैसे ये हमारे किसान साथी, सब लोग आ रहे हैं ताकि अपनी आवाज दर्ज करवा सकें, ताकि दिखा सकें, बता सकें, ताकि इस उम्मीद में कि उनकी आवाज कहीं 300-500 मीटर दूर जो संसद भवन है वहां तक पहुंच सके। और रोज खड़े होकर गिनवा रहे हैं कि हमें इन कानूनों से क्या दिक्कत है। हर रोज एक कानून को लेते हैं, उस कानून पे चर्चा होती है, और वो कानून की चर्चा पूरी होते तक अंत में 1 दिन या 2 दिन की चर्चा के बाद उसमें प्रस्ताव पारित किया जाता है। अब तक हम 3 कानूनों पे विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। तीनों जो बड़े कानून हैं, बिजली कानून पे चर्चा शुरू हुई है, अभी पूरी नहीं हुई है। लेकिन जो मुख्य 3 कानून हैं, जिनको मोटी भाषा में मैं कहता हूं मंडी बंदी कानून, बंधक किसान कानून और जमाखोरी छूट कानून, इन तीनों कानूनों पे चर्चा हो चुकी है। और हर बार चर्चा के बाद किसानों ने विस्तृत प्रस्ताव पारित किया है। संसद में पता नहीं इतना अच्छा प्रस्ताव पारित होता होगा या नहीं। किसानों ने विस्तृत प्रस्ताव पारित किया और बताया है कि उन्हें इन कानूनों से क्या-क्या शिकायत है। और पता है कितने गिनवाए? मैं तीनों कानूनों का आपको बताता हूँ। पहला जो कानून है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में जो संशोधन है, सरकारी नाम है आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम, ये 1955 का कानून है। जो कानून कहता है कि अगर महंगाई बढ़ने की डर हो तो सरकार स्टॉक पर लिमिट लगा सकती है कि भाई आप ज्यादा जमाखोरी नहीं करेंगे, नहीं तो चीजें का दाम बढ़ जाएगा। कालाबाजारी, ब्लैक मार्केटिंग को रोकने का कानून है। और उसका संशोधन किया गया था। संशोधन ये कि अब देश में खाद्यान्न की चीजों पे ब्लैक मार्केटिंग की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये कानून था संशोधन अधिनियम, जो सरकार 2021 में लेके आई थी। इसके बारे में किसानों ने पता है कितनी आपत्तियां बताई हैं? 11 आपत्ति लिखी किसानों ने बताई है। मोटे तौर पे ये कि अगर आप इसे, इस तरह के कानून को, इस तरह की बंदिश को खत्म कर दोगे तो इसका मतलब ये होगा कि देश के अंदर अगर महंगाई शुरू होती है तेल की, दाल की, अनाज की, तो सरकार के पास कोई औजार नहीं है उसको रोकने की। और अगर औजार नहीं बचेगा तो इसका मतलब है खाद्य वस्तुओं की महंगाई बढ़ेगी। और ये देश आज भी ऐसी अवस्था में नहीं पहुंचा है कि खाद्य वस्तुओं की महंगाई बढ़ जाए तो आम लोगों को कोई असर नहीं होगा। आज भी इस देश में भूखमरी है, आज भी हमारे कुपोषण है, हमारे 37% बच्चे अंडर डेवलप्ड हैं फिजिकली। 5 साल की उम्र में जितना बड़ा उनको होना चाहिए उतने नहीं है, स्टंटेड बच्चे हैं, माल न्यूट्रिशन बच्चे हैं हमारे यहाँ। और
खाद्य उत्पाद अगर महंगे होंगे तो ये देश बहुत बड़ा धक्का खाएगा। ये बात मैं नहीं कह रहा, खुद सरकार को माननी पड़ी। आपको ध्यान होगा हमारे कहने से सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया और सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप इन कानूनों पे स्टे लगा रखा है। और 10 दिन पहले क्या हुआ, दाल और तेल का कीमतें बढ़ रही थी। सरकार को चिंता हुई, चिंता महंगाई की नहीं, चिंता इसकी कि वोट ना चला जाए, यूपी का इलेक्शन आने वाला है। तो सरकार ने क्या किया, सरकार ने स्टॉक लिमिट लगाई। कैसे लगाई, 1955 के कानून के आधार पे। अगर ये अमेंडमेंट का कानून लागू होता, अगर सुप्रीम कोर्ट का स्टे नहीं दिया होता तो सरकार कर पाती, नहीं कर पाती। तो सरकार ने खुद ही 2 हफ्ते पहले मान लिया कि हाँ भाई, ये जो हमने संशोधन 1 साल पहले किया था वो गलत था, क्योंकि महंगाई को रोकने के लिए हमें उस पुराने कानून की जरूरत है, उसका संशोधन नहीं हो सकता। किसानों ने इसके बारे में 10 आपत्तियां अपनी दर्ज की हैं, सबके सामने रख के दिखाई है। दूसरा कानून है जिसको हम कहते हैं, मैं कहता हूं मंडी तोड़ो कानून। सामान्य भाषा में लोग एपीएमसी बाईपास कानून कहते हैं। वैसे आपको सरकारी नाम भी पढ़ के सुना दूं, ऐसे लंबे लंबे कानून है। कभी तो मैं सोचता हूँ कृषि मंत्री से पूछूंगा, अच्छा कानून का नाम बताओ, वो नहीं बता पाएंगे। नाम है कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण अधिनियम। अरे भाई, नाम का भी सरलीकरण कर देते थोड़ा सा। ये है 2020 का कानून। कानून बेसिकली कहता है कि एपीएमसी की जो मंडी है उसके बाहर एक प्राइवेट मंडी भी चलेगी। अंदर की मंडी में लाइसेंस होगा, रजिस्ट्रेशन होगा। बाहर की मंडी में ना लाइसेंस की जरूरत है ना रजिस्ट्रेशन की जरूरत है, आप चलाइए खुले हाथ से। किसानों ने इसके बारे में 10 आपत्तियां दर्ज की हैं। मैं इन सब के बारे में अलग अलग वीडियो बना के आपको पूरा समझाऊंगा क्या क्या आपत्ति है। मोटी आपत्ति किसानों की ये है कि भाई, अगर आप सरकारी मंडी के बाहर प्राइवेट मंडी बना दोगे तो साल 2 साल 3 साल में सरकारी मंडी तो बैठ जाएगी। और ये प्राइवेट मंडी में ना लाइसेंस है ना रजिस्ट्रेशन है, इसका मतलब किसानों की खुल के लूट होगी। और जब सरकारी मंडी बंद हो जाएगी तब तो मनमाना रेट देंगे वो। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। पहले 8-6 महीने जब ये कानून लागू हुआ, जून से लेकर जनवरी 2021 तक, कितनी रिपोर्ट आई कि बिना रजिस्ट्रेशन के व्यापारी आए, किसानों को झांसा दिया, उनसे फसल खरीदी, पेमेंट नहीं किया, भाग गए। देश की कितनी मंडियों से रिपोर्ट आई कि मंडियों को फीस लाइसेंस मिलना कम हो गया, मंडियां बैठने के कगार पे हैं, मंडियां बंद होने वाली हैं। तो थ्योरी नहीं है कि हो जाएंगी, होने की कगार पे ऑलरेडी आ गई हैं मंडियां। तो 10 ऑब्जेक्शन हमने इसके बारे में बताया। तीसरा एक और कानून है, तीसरा जो काला कानून हम बताते हैं, जिसे मैं कहता हूं बंधुआ किसान कानून। सामान्य भाषा में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट कहते हैं। उसका भी भारत सरकार का बड़ा सुंदर नाम है, नाम बड़े मजेदार रखते हैं लोग। कृषि सशक्तिकरण और संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार अधिनियम। पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं। कृषि सशक्तिकरण और संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार अधिनियम 2020। मोटे तौर पे कानून ये कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, किसान और कंपनी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा, सरकार बीच में कहीं नहीं आएगी, जो दाम देना है तो, जो नहीं देना ना हो। इसके ऊपर किसान आंदोलन ने 20 आपत्तियां दर्ज की है। बताया है कि ये कहने को तो कॉन्ट्रैक्ट है, जिसकी मर्जी है कॉन्ट्रैक्ट कर लो ना कर लो, लेकिन व्यवहार में मर्जी का खेल नहीं होगा। ये बताया है कि भारत में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का अनुभव है, और अनुभव गन्ना किसान का अनुभव बताता है कि जब सरकार बीच में खड़ी होती है तब भी कितनी दिक्कत आती है। आज भी गन्ना किसान को कंपनियों से, शुगर मिल से पैसा नहीं मिलता, बार बार सरकार को बीच में इंटरवीन करना पड़ता है। सरकार अगर हट गई बीच में, फिर किसान को बचाने वाला कौन होगा। दीवानी अदालत को रास्ते से गायब कर दिया गया है। और देश में जहां दूसरी तरह का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, वो अनुभव दिखाता है कि बार बार किसान का शोषण होता है। फसल अच्छी हो गई तो कंपनी का दावा, फसल में नुकसान हो गया तो किसान की दिक्कत, उस पर कंपनी क्या करेगी। तो 20 कुल मिला के कमियां इसके अंदर हमने बताई हैं। तो अब आप गिन लीजिए, 11 + 10 = 20 मतलब 41।
41 सरकार जो कहती थी ना, 3 कानूनों में काला क्या है, किसान बताते नहीं है। किसानों ने 41 पॉइंट्स बता दिए। अब नरेंद्र तोमर जी को तय करना है कि वो सुनना चाहते हैं। अब हमने अपना काम कर दिया, तोमर जी अब आप अपना काम कीजिए। आंदोलन किसानों का मजबूत है। 22 तारीख से किसान संसद चलनी शुरू हुई है। जिस दिन संसद होती है उस दिन हम वहां होते हैं। 3 कानूनों पे चर्चा हो चुकी है, बिजली कानून पे चर्चा चल रही है, इसके बाद जो पराली वाला कानून है उसके बारे में चर्चा होगी, और फिर एमएसपी पर क्या कानून होना चाहिए उसकी भी चर्चा होगी। ये सब चर्चा की खबर आपको नियमित रूप से मिलती रहेगी। इस बीच सरकार क्या कर रही है? तिकड़म सोच रही है कोई तरीका जिससे इस आंदोलन को तोड़ा जा सके, आंदोलन को खराब किया जा सके। बार बार प्रोवोक किया जाता है, बार बार कोई ना कोई जाति का एंगल लेके आ जाता है, और इसके लिए लेटेस्ट खेल पता है क्या सोच रहा है? हरियाणा की बीजेपी ने आज 1 अगस्त से तिरंगा यात्रा शुरू की है। क्यों? क्योंकि पिछले कई महीनों से हरियाणा के किसानों ने तय किया था कि बीजेपी और जेजेपी के नेताओं को किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम और किसी भी सरकारी कार्यक्रम में अगर वो जाएंगे तो किसान उसका विरोध करेंगे। और हालत इनकी ये हो गई, मुख्यमंत्री खुद नहीं जा पा रहे हैं, जहां जा रहे हैं विरोध हुआ। अभी नारनौल के अंदर विरोध हुआ जिसमें हमारे इलाके के किसान साथी को पकड़ के पीटा गया, उसको जेल में डाल दिया गया। तो हरियाणा में कहीं भी बीजेपी के लोगों की बाहर निकलने की हिम्मत नहीं। अब क्या कर रहे हैं? तिरंगे की आड़ लेके निकल रहे हैं कि भाई तिरंगा लेके निकलेंगे, किसान विरोध करेंगे तो फोटो बनेगी कि देखो तिरंगे को ये लोग काला झंडा दिखा रहे हैं, अपने आप को नहीं, तिरंगे को ऊपर कर देंगे। तिरंगे को काला झंडा दिखाया जा रहा है। कभी किसी किसान ने विरोध कर दिया तो एक वीडियो बना देंगे, देखो किसानों ने तिरंगे को नीचे गिराया, राष्ट्रद्रोह, देशद्रोह, कहा था ना देशद्रोह। ये सारा खेल ही है। अब आप सोचिए, अपना राजनीतिक खेल खेलने के लिए तिरंगे की आड़ ले रहे हैं। किसान आंदोलन ने पहले से समझा, हमने एक इमरजेंसी मीटिंग की, अपनी कोऑर्डिनेशन कमेटी की, और कल शाम को कहा कि हम तिरंगा यात्रा का विरोध नहीं करेंगे। चलो लेके आइए तो आप तिरंगा। भाई इस आंदोलन ने इन लोगों को तिरंगा पकड़ना सिखा दिया। अब आप कहेंगे नहीं नहीं नहीं, इसमें क्या बात है, तिरंगा तो हमेशा ही पकड़ते थे। नहीं साहब, ऐसा नहीं है। आरएसएस का जो नागपुर का हेडक्वार्टर है, वहां पे 50 साल तक तिरंगा नहीं लगाया गया। वहां सिर्फ भगवा ध्वज लगाया, लहराया जाता था। अब आप सोच सकते हैं कि नहीं नहीं, हो सकता है उनका अपने ऑर्गेनाइजेशन का है, ऐसा नहीं है। बीजेपी, आरएसएस, हिंदू महासभा के माइंडसेट के लोगों ने देश की आजादी के समय तिरंगे झंडे का विरोध किया था। कहा था ये भारत का झंडा नहीं है। आजाद भारत होने के बाद भी, संविधान बनने के बाद भी इसका विरोध किया था। 50 साल तक अपने हेडक्वार्टर पे इन्होंने झंडा नहीं लगाया था। आज तिरंगा उठा रहे हैं, चलिए अच्छी बात है, तिरंगा उठाना तो सीख लिया। किसान आंदोलन ने कहा है हम रास्ते में नहीं आएंगे। 15 अगस्त के बारे में तमाम तरह की बातें घूम रही हैं, आप चिंता मत कीजिए। कोई ऐसा काम नहीं करने वाला किसान आंदोलन जो कि तिरंगे की मान मर्यादा को किसी भी तरह से कम करे। उसको बढ़ाएंगे ही, कम नहीं करेंगे। अब तिरंगा जब बीजेपी वालों ने उठा लिया है तो थोड़ा सा राष्ट्र की इज्जत के बारे में भी सोच ली। जो पेगासस का मामला हो रहा है ना, जासूसी का, पूरी दुनिया भारत पे हंस रही है। अरे इनकी सरकार खुद अपने अफसरों पे जासूसी करवाती थी, वो भी इसराइल के माध्यम से। जब तिरंगा उठा लिया है तो थोड़ा सा राष्ट्र के स्वाभिमान का सोचिए, पलट के कहिए कि ये राष्ट्रद्रोह है। जनता के पैसे का इस्तेमाल कर आप संवैधानिक पोजीशन पे बैठे हुए लोगों की विदेशियों से जासूसी करवाते हैं। अगर ये देशद्रोह नहीं है तो मुझे बताइए देशद्रोह क्या है? पूछना चाहिए, हर भारतीय को पूछना चाहिए। तिरंगे की गरिमा में विश्वास है तो ये सवाल पूछने की हिम्मत कीजिए, कौन है वो जिसने ये आदेश दिया था? ये सैकड़ों करोड़ रुपए, अब तो हमें पता भी लग गया है कहां से गया है,
ये सारा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का जो दोवल जी के नाम जो बजट होता है, वो बजट अचानक 300-400 गुना बढ़ गया। उस बजट में से लगभग दिया गया है पैसा। ये कौन था जिसने विदेशियों को हिंदुस्तान में जासूसी करने के लिए पैसा दिया? किसने ऑर्डर दिया? किसने परमिशन दी? किसने इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करवाया? तिरंगा उठाते हैं, देश की मर्यादा का सम्मान करते हैं, राष्ट्रभक्त, राष्ट्र के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करते हैं, तो ये सवाल पूछने की हिम्मत उठाइए। जो व्यक्ति ये सवाल पूछे उसके साथ खड़ा हो। किसान आंदोलन जारी रहेगा, हमारी बातें भी जारी रहेंगी। अगले संडे सत्संग तक आपसे विदा, अगली बार फिर